नमस्कार बच्चों, चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बाय अनीता मैम पर। आशा कर रही हूँ आप और आपका परिवार कुशल मंगल से होंगे और आप लोग अपनी तैयारी बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछली कक्षा में हम वाक्य का टॉपिक पढ़ रहे थे और हम लोगों ने जो पिछला पॉइंट पढ़ा था वीडियो में, वो पढ़ा था वाक्य के अंग या वाक्य के भाग। वाक्य के दो अंग होते हैं, दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, जो हम पूरी पिछली क्लास में डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे वाक्य के अनिवार्य तत्व। तत्व पूछ लिया जाता है, कई बार गुण पूछ लिया जाता है। वाक्य में 6 तत्व होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे गुण कितने होते हैं तो भी 6 हैं, तत्व पूछे तो भी कितने होते हैं, 6 होते हैं। वाक्य में 6 ऐसी चीजें होती है जिनका होना जरूरी होता है। अगर उनमें से 5 चीजें हैं, एक नहीं है, तो भी आपका वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर किसी वाक्य को सही और पूर्ण रूप देना है आपको, तो उसके अंदर क्या चीजें होनी चाहिए, 6 चीजें होनी चाहिए। तो उन्हीं 6 को हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आएगा, मतलब सबसे पहला जो हमारा तत्व रहेगा, वो रहेगा सार्थकता। सार्थकता नाम से ही आपको समझ में आ रहा है। सार्थकता मतलब वाक्य में क्या होनी चाहिए, सार्थकता। सार्थकता का मतलब अर्थ होना चाहिए। वाक्य में जितने भी शब्द होते हैं उन सब का क्या होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस समझाऊंगी, एक छोटा सा अंतर समझाऊंगी। वैसे मैंने एक वीडियो बना रखी है, जो हमारी यूट्यूब चैनल की सबसे पहली वीडियो है। एक बार आप वहां पर जरूर देखना। मैंने जो सबसे पहली वीडियो बनाई है वो बनाया है शब्द और पद में अंतर। वो शब्द और पद में अंतर अब मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अब मैं आपको जो समझाने वाली हूँ ना, उसमें मैं बार बार जिक्र करूंगी पद पद। तो आपको पता होना चाहिए पद क्या होता है। अगर वैसे देखा जाए तो दोनों क्या होती है, एक ही चीज होती है। लेकिन अगर देखेंगे तो हम इसमें अंतर भी होता है। अंतर क्या होता है, अगर कोई भी शब्द हमने अकेला लिख रखा है, मैंने लिख दिया बच्चा, मैंने लिख दिया खेल, इस तरह से, तो ये क्या है, एक शब्द है। ये क्या है, एक शब्द है। लेकिन अगर शब्दों को, कई शब्दों को हम एक वाक्य में लिख दे, मैंने लिखा बच्चा, बच्चा खेल रहा है। अगर यहाँ देखो, यहाँ अगर मैं बात कर रही थी तो किसकी कर रही थी, शब्द की कर रही थी। लेकिन यहाँ अगर मैं इसकी बात करूंगी तो मैं शब्द की नहीं बात कर रही, पद की बात कर रही हूँ। अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैं किसकी कर रही हूँ, पद की बात कर रही हूँ। मतलब अगर शब्दों को अपने वाक्य में लिख दिया तो वहां पर हम उनको शब्द नहीं बोलेंगे, बल्कि क्या बोलेंगे, पद बोलेंगे। आपको ज्यादा इसकी पूरी डिटेल चाहिए है तो आपको वीडियो देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। फिलहाल हम चल रहे हैं अपने टॉपिक के अंदर। तो सार्थकता का पॉइंट है वो मैं आपको क्लियर करवाने जा रही हूँ। सार्थकता की परिभाषा जो है, अगर आपको नोट करनी है तो आप लिख सकते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त किए गए सभी पदों में क्या होनी चाहिए, सार्थकता होनी चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त किए गए सभी पद कैसे होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए। जब भी आप भाषा पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, तो सारे शब्द कैसे होने चाहिए, आपके सार्थक होने चाहिए। लेकिन व्यवहारिक रूप में, व्यवहारिक रूप में हम भाषा में निरर्थक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, निरर्थक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। जो ये पॉइंट अभी मैंने लिखवाया है, हमारी एक वीडियो है इस शब्द की, शब्द का जो सबसे पहली वीडियो है, उसके अंदर आप पढ़ सकते हो। अच्छी प्रकार से मैंने सार्थक और निरर्थक शब्द समझाए थे। तो जो अभी पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये मैंने वहां पे बहुत अच्छे से क्लियर करवाया। फिलहाल मैं यहाँ भी बताऊंगी क्योंकि हमारे टॉपिक का हिस्सा है, तो मुझे आपको यहाँ भी करवाना पड़ेगा। मैंने कहा कि व्यवहारिक रूप में कैसे शब्द प्रयोग कर सकते हैं, निरर्थक। पहली लाइन मैंने बोली है सारे शब्द कैसे होने चाहिए, सार्थक। दूसरी लाइन मैंने कैसे क्या बोल दी, कैसे शब्द हो सकते हैं, निरर्थक शब्द भी हो सकते हैं। व्यवहारिक का मतलब क्या होता है, आम बोलचाल में, आम बोलचाल। जब आप आपस में बातचीत कर रहे हो तो कैसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हो, निरर्थक शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन वहां भी एक शर्त है, अकेले निरर्थक शब्द नहीं बोल सकते आप। प्रत्येक निरर्थक शब्द से पहले आपको क्या बोलना पड़ेगा, सार्थक शब्द बोलना पड़ेगा। क्या कहना चाह रहे हैं, सबसे पहले क्या होने चाहिए, सार्थक शब्द होने चाहिए। किस प्रकार से होने चाहिए वो देखो। जैसे देखो, आप लोग कहीं पे पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, तो आप कहोगे कि मैंने खाना खाया या मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा। ये लाइन आप लिख सकते हो, बोल सकते हो। आप आपस में बात करो, आप ये भी बोलोगे, मैं खाना वाना खाऊंगा।
ये लाइन भी आप बोल सकते हो। जैसा कि आप सभी जानते हो, देख रहे हो यहाँ पे जो वाना शब्द है, ये कैसा आपका निरर्थक शब्द है। तो आपने बोल दिया खाना वाना खाऊंगा, लेकिन मेरे ख्याल से आप कोई भी ऐसे तो नहीं बोलोगे कि मैं वाना खाऊंगा। मेरी परिभाषा अब जाके कंप्लीट हुई है। मैंने आपको क्या बोला, वाक्य में कैसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, बोलचाल में निरर्थक का। लेकिन निरर्थक से पहले कैसा शब्द होना चाहिए, सार्थक शब्द होना चाहिए। अकेला निरर्थक हम कभी भी नहीं बोल सकते। तो आप अगर लेखन में बोल रहे हो तो सिर्फ कैसे शब्दों का प्रयोग करोगे, सार्थक शब्दों का प्रयोग करोगे। आपसी बोलचाल में आप निरर्थक का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन अकेले निरर्थक का प्रयोग नहीं करोगे। आपको निरर्थक से पहले क्या बोलना पड़ेगा, सार्थक। जैसे आप लिखते हो पानी वानी, आप अकेला वाणी नहीं बोलोगे, आपको उससे पहले क्या बोलना पड़ता है, पानी बोलना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारी परिभाषा यही कह रही है कि भाषा में आप जितने भी शब्दों का प्रयोग करोगे वो कैसे होने चाहिए, वाक्य में जितने भी शब्दों का प्रयोग करोगे वो कैसे होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए। तो ये क्या था, हमारा पहला पॉइंट था, पहला तत्व था, पहला वाक्य का क्या था, गुण था। चलिए अब पढ़ते हैं हम दूसरा निकटता। निकट निकटता क्या होती है, नोट करना चाहते हो तो लिख सकते हो। वाक्य में प्रयुक्त किए गए सभी पदों में उचित निकटता होनी चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त किए गए सभी पदों में उचित निकटता होनी चाहिए। रुक रुक कर बोले गए या लिखे गए शब्द वाक्य के अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। वाक्य में जितने भी पद हम बोलेंगे, जितने भी पद हम लिखेंगे, वो उनमें उचित निकटता होनी चाहिए। निकटता का मतलब समीपता, एक जो गैप होता है वो उचित होना चाहिए। अगर आप रुक रुक कर वाक्य लिख रहे हो या बोल रहे हो तो आपका वाक्य क्या हो जाएगा, गलत। कैसे, तो वो देखते हैं हम कैसे हो जाएगा। मैंने कहा बच्चे कक्षा में बैठकर पढ़ते। देखो यही चीज मैंने ऊपर लिख रखी है और यही चीज मैंने क्या लिख रखी है, नीचे लिख रखी है। लेकिन ऊपर वाला वाक्य हमारा क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि अगर सही मायनों में देखा जाए ना, मैंने यहाँ पे अलग अलग शब्द लिख रखे हैं, वाक्य तो लिख ही नहीं रखा, सारे अलग अलग शब्द लिख रखे हैं। जो ये बीच के डिफरेंस, बीच का जो गैप है, ये बहुत ज्यादा यहाँ पे लगा रखा है। हर एक के बीच में एक उचित गैप होता है, हर एक पद के बीच में एक उचित क्या होती है, दूरी होती है। अगर आप रुक रुक कर लिख रहे हो तो आप शब्द लिख रहे हो गई। जैसा कि आपने देखा, स्कूल की बात अगर मैं कहूँ, हमने स्टार्टिंग में पढ़ना स्टार्ट किया था तो किस प्रकार से पढ़ते थे, शायद हर बच्चे ने ऐसे पढ़ा है, मुझे याद आ रहा है मैंने भी ऐसे ही पढ़ा है। ब च ए, बच्चे ऐसे पढ़ते थे, क क्ष आ, कक्षा। तो उस वक्त आप ऐसे पढ़ लेते थे। लेकिन अगर आज कोई आपको कहे कि इस प्रकार से पढ़ो तो आपका मजाक बना दिया जाएगा, कोई भी आपको शाबाश नहीं बोलेगा, ये पढ़ना ही नहीं आता। क्योंकि जब आप उस टाइम पढ़ रहे थे ना, स्कूल टाइम में, आप वाक्य तो पढ़ ही नहीं रहे थे बच्चों, आप तो अक्षर जोड़ पढ़ रहे थे, अक्षरों को जोड़ जोड़ के पढ़ रहे थे। लेकिन आज हम अक्षर जोड़ नहीं पढ़ रहे, आज हम क्या पढ़ रहे हैं, वाक्य पढ़ रहे हैं। तो मतलब रुक रुक कर अगर आप बोलोगे बच्चे कक्षा में, तो आपका वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको सही बोलना पड़ेगा, बच्चे कक्षा में बैठकर पढ़ते हैं। अब आपका वाक्य क्या रहेगा, सही रहेगा। तो ना ही तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो, ना ही इस प्रकार से बोल सकते हो। तो सभी पदों के बीच में क्या होनी चाहिए, उचित निकटता होनी चाहिए। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये वाला पॉइंट। तो चलिए हम वाक्य का तीसरा तत्व पढ़ते हैं। दो हमने पढ़े हैं, तीसरा तत्व हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, योग्यता। योग्यता वाक्य में प्रयुक्त किए गए सभी पदों में प्रसंगानुसार, सभी पदों में प्रसंगानुसार प्रसंगानुसार अर्थ देने की उचित योग्यता होनी चाहिए। वाक्य में जितने भी पद प्रयोग में लाओगे, जितने भी शब्द रहेंगे, सभी के अंदर अर्थ देने की सही योग्यता होनी
चाहिए, किस प्रकार से होनी चाहिए। शायद परिभाषा सुन के तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं उदाहरण लिख रही हूँ, आप उदाहरणों के साथ समझने की कोशिश करेंगे। मैंने लिख दिया भाई, शेर घास खाता है। दिखने में तो सही लग रहा है, सारे शब्द शुद्ध भी है, सभी में निकटता भी है, सार्थक भी है, सब कुछ है, लेकिन क्या है, ये प्रकृति के विरुद्ध है। हम सभी जानते हैं शेर घास नहीं खाता है। जो ये लाइन बोली दिखने में तो बिल्कुल सही लग रही है, लेकिन हमने लिखा शेर घास। अगर मैं इसको लिख दूं शेर मांस खाता है, तो हमारा वाक्य क्या है, सही है। सभी जानते हैं शेर की प्रकृति क्या होती है, मांस खाने की होती है, घास खाने की तो होती ही नहीं है। अगर ये चीज लिखी गई है तो आपका वाक्य क्या है, गलत है। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर किसका अभाव है, योग्यता का अभाव है। मैंने कहा कि वहां बहुत सफेद अंधेरा था। वहां बहुत सफेद अंधेरा था। सारे शब्द शुद्ध भी हैं, निकटता भी है, सारी चीजें हैं, लेकिन सभी जानते हैं जो अंधेरा होता है वो सफेद नहीं होता है। गहरा अंधेरा था, काला अंधेरा था। ऐसे अगर आप लिख रहे हो तो आपका वाक्य क्या बन जाएगा, शुद्ध बन जाएगा। लेकिन ये चीज जो लिखी गई आपका वाक्य क्या है, गलत है। किसी ने आपसे एग्जाम में पूछा क्यों गलत है, इसके अंदर किस चीज का अभाव है, तो इसके अंदर किस चीज का अभाव है, योग्यता का अभाव है। जैसे एक उदाहरण और लिख रही हूं मैं, आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा करेला बहुत मीठा था। अब आप सभी जानते हो जो करेला होता है उसका गुण क्या होता है, करेले का गुण होता है कड़वा। अगर मैं लिख दूं करेला बहुत कड़वा था, ये बात हो जाएगी, ये चल जाएगा। लेकिन हमने लिखा करेला बहुत मीठा था, ये तो हो ही नहीं सकता, करेला मीठा होगा। तो यहाँ पर आपकी क्या है, सारी चीजें गलत बताई गई है। जो आपका प्रसंग है, बातचीत चल रही है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें क्या बताई जा रही है, गलत बताई जा रही है। तो आपके अंदर इन वाक्यों में किस चीज का अभाव रहेगा, योग्यता का अभाव रहेगा। उम्मीद कर रही हूँ आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही है। मैंने कहा कि वह चाय खाता है, वह चाय खाता है। आप सभी जानते हो चाय की योग्यता खाने की नहीं होती हुई, चाय की योग्यता पीने की होती है। अगर मैं बोल दूं वह चाय पीता है तो वाक्य बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने कह दिया वह चाय खाता है। सभी शब्द शुद्ध हैं, सभी शब्द सार्थक है, लेकिन फिर भी गलत है, क्योंकि चाय की योग्यता खाने की नहीं बल्कि किस चीज की होती है, पीने की होती है। अगर इस तरह की कोई बात आ जाती है तो वाक्य क्या होगा, हमारा गलत होगा। चलिए बढ़ते हैं और आगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा वाक्य का 4 नंबर का, चौथे नंबर का तत्व। पद क्रम। पद क्रम, क्रम का मतलब आप सभी जानते हो, एक सीक्वेंस आप जिसको बोलते हो, सीरियल वाइज जिस चीज को बोलते हो। पद अभी मैंने बताया था, जो शब्द होते हैं वही पद होते हैं। अगर वो वाक्य में लिख रखे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, पद। वाक्य में प्रयुक्त किए गए सभी पद उचित क्रम से होने चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त किए गए सभी पद उचित क्रम से होने चाहिए। किस प्रकार से होने चाहिए वो देखेंगे। जैसे कि मैंने वाक्य की ही सबसे पहली वीडियो डाली तो उसमें आपको बताया था कि वाक्य हमेशा जैसे पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा, सबसे अंत में क्रिया आएगी, इस प्रकार से होना चाहिए। अगर हम उनको आगे पीछे लिख देते हैं, मैंने लिख दिया खेल रहे हैं बच्चे मैदान में। खेल रहे हैं बच्चे मैदान में। आप सभी जानते हो मैदान में क्या है, हमारा अधिकरण है, अधिकरण कारक है। कोई बच्चा कारक को अच्छे से पढ़ना चाहे तो वीडियो डली हुई है अभी हमारी, कारक की वीडियो देख सकते हो, आप अच्छे से समझ जाओगे। बच्चे क्या है, हमारे करता है, और खेल रहे हैं हमारी क्या है, क्रिया है। शुरू की वीडियो वाक्य की ही इससे पहले वाली जो वीडियो है आप उसको देखेंगे, यहाँ मैंने पूरा सीक्वेंस लिखा था। जब ये चीज आ जाए तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या आता है, हमेशा अधिकरण आएगा अगर दे रखा है तो। संबंध आ जाएगा, ये आ जाएगा, लेकिन इसमें सिर्फ हमारे पास 3 ही चीजें हैं तो हम साथ में क्या लिखेंगे, क्रिया लिखेंगे। मतलब हमारा वाक्य कैसे बनेगा, कर्ता कौन है, बच्चे, मैंने लिख दिया बच्चे। अधिकरण क्या है हमारा, मैदान में, खेल रहे, खेल रही।
खेल रहे हैं। अब ये क्या हो गया, हमारा वाक्य सही हो गया। ये हमारा वाक्य गलत है, क्यों है? क्योंकि इसके अंदर किस चीज का अभाव है? पद क्रम का अभाव है। मान लीजिए परीक्षा में यही वाक्य आपको दे दिया जाए कि आपसे ये नहीं पूछा जाए ये वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध, आपको बताया जाएगा ये वाक्य गलत है, क्यों है? आपके सामने ऑप्शन होंगे, सार्थकता का अभाव है, निकटता का है, योग्यता का है, पद क्रम का है। तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है इसके अंदर किसका अभाव है? पद क्रम का अभाव है। तो आपका उत्तर आ जाएगा इसके अंदर पद क्रम का अभाव है। तो ये रहेगा हमारा पद क्रम। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आकांक्षा। आकांक्षा जिसका अर्थ होता है भाई जिज्ञासा। आकांक्षा, जिज्ञासा, कुछ भी जानने की इच्छा। यहाँ पे एक चीज अब की बार आप ध्यान से देखेंगे, देखो अब तक हम जो भी पढ़ रहे थे, मैंने कहा वाक्य में सार्थकता होनी चाहिए, वाक्य में निकटता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, पदक्रम होना चाहिए, लेकिन वाक्य में आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कई बार बच्चा गलत कर देता है, क्योंकि उसको याद हो ऊपर से ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी, और वो सोचेगा ये भी होना चाहिए। तो वाक्य में आकांक्षा कभी भी नहीं होनी चाहिए। पाठक के मन में कोई भी जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए। अगर उसके मन में जिज्ञासा रह गई तो वाक्य हुआ ही नहीं है पूरा, इसका मतलब कुछ ना कुछ बाकी है उसके अंदर। तो वाक्य में कभी भी आकांक्षा नहीं होनी चाहिए है। इसकी परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा होती है, वाक्य में किसी भी ऐसे शब्द का अभाव नहीं होना चाहिए जो पाठक के मन में जिज्ञासा पैदा कर दे। वाक्य में किसी भी ऐसे शब्द का अभाव नहीं होना चाहिए जो पाठक के मन में जिज्ञासा पैदा कर दे। पाठक कौन? पढ़ने वाला। पढ़ने वाले को हम क्या बोलते हैं? पाठक। किस प्रकार से? वो देखो, मैंने कह दिया बच्चे ले गए, पढ़ते ही आपको समझ आ रहा है क्या ले गए, कोई ना कोई तो प्रश्न आया है। मैंने कहा बच्चे किताब ले गए, कंप्लीट हो गया अभी हमारा वाक्य, कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर मैंने ये चीज छोड़ दी यहाँ पे तो आपके मन में क्या आ जाती है? जिज्ञासा आ जाती है। इसका मतलब हमारा वाक्य पूरा नहीं हुआ, हमारा वाक्य क्या है? कम है। अब वाक्य आपका पूरा है। अगर मैं ये चीज हटा दूं तो वाक्य गलत। क्यों गलत है? क्योंकि इसके अंदर आकांक्षा बनी हुई है जो वाक्य में कभी भी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा देख कर चले गए। कौन चले गए? मैंने कहा दर्शक, मैंने लिख दिया दर्शक खेल देखकर चले गए। अब वाक्य क्या हो गया आपका पूरा। अगर हम सिर्फ इतना लिख रहे हैं तो तुरंत पढ़ने वाले के मन में आएगा कौन चले गए, कैसे चले गए, लेकिन हमने लिख दिया दर्शक खेल देखकर चले गए, हमारा वाक्य क्या हो गया? पूरा। तो वाक्य में किसी भी ऐसे शब्द की कमी नहीं होनी चाहिए जो पढ़ने वाले के मन में सवाल खड़े कर दे, उसके मन में जिज्ञासा पैदा कर दे। तो ये आपके क्या रहेगा? आकांक्षा रहेगा। चलिए पढ़ते हैं लास्ट पॉइंट। हम हमारा वाक्य के अनिवार्य तत्व में 5 हो गए हैं। हमारा छठा पॉइंट है अन्वय या अन्वती। अन्वय या अन्वती। अन्वय या अन्वती का अर्थ होता है मेल। मेल, अन्वय का अर्थ क्या होता है? मेल होता है। कि कैसा मेल? तो हम लिखेंगे वाक्य में प्रयुक्त किए गए संज्ञा, सर्वनाम, लिंग या वचन का वाक्य में प्रयुक्त किए गए संज्ञा, सर्वनाम, लिंग या वचन का क्रिया के साथ उचित मेल होना चाहिए। किसके साथ? क्रिया के साथ उचित मेल होना चाहिए। हमारे वाक्य में जितने भी संज्ञा, सर्वनाम है, लिंग, वचन है, कर्ता है, उनका किसके साथ मेल होना चाहिए? क्रिया के साथ सही मेल होना चाहिए। किस प्रकार से? देखो परिभाषा सुनते ही शायद आपको नहीं समझ में आ रही बातें, लेकिन जब आप उदाहरण सुन रहे तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा। मैंने कहा बच्चे पढ़ रहा है। बच्चे पढ़ रहा है। हर बच्चा बता देगा गलत है ये वाक्य, लेकिन क्यों है? क्योंकि हमारा जो कर्ता है वो किस रूप में दे रखा है? यहाँ पे पुल्लिंग रूप में दे रखा है, लेकिन हमारी क्रिया किस रूप में दे रखी है?
सॉरी, जो हमारा कर्ता है वो बहुवचन रूप में दे रखा है, लेकिन हमारी क्रिया है वो किस में दे रखी है, एक वचन में। अगर इसी को हम लिख दे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, फिर वाक्य में कोई भी कमी नहीं होगी। मैंने कहा सीता राम के साथ वन में गया। आपको सुनने से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या है, कमी है। वाक्य में क्या कमी है, जो हमारी सीता शब्द यहाँ पे लिखा है ये क्या है, स्त्रीलिंग है, और जो हमारी क्रिया लिखी है वो किस रूप में लिख रखी है, पुल्लिंग में। अगर मैं लिख दूं सीता राम के साथ वन में गई, वन में गई, तो आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही। तो जो हमारे लिंग वचन है, संज्ञा सर्वनाम है, इनका किसके साथ मेल होना चाहिए, क्रिया के साथ। अगर एग्जाम में आपको ये वाला वाक्य दे दिया, बताइए किस वजह से ये वाक्य गलत है, असंगत है या सही नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, इसके अंदर अन्वय है, इसके अंदर मेल नहीं है। वाक्य में प्रयुक्त किए गए संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ सही मेल होना चाहिए। आशा कर रही हूँ आपको 6 के 6 अनिवार्य तत्व अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। अगर कोई भी बात आपको नहीं समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप अच्छे से पूछ सकते हैं। मिलेंगे हम बहुत जल्द हमारी अगली वीडियो जो वाक्य की ही रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।